महिलाएं आज अपनी जिंदगी में एक अलग मुकाम हासिल कर रही हैं, जिसमें महिला अब सारी बंदिशों को तोड़ती हुई आगे बढ़ रही हैं और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खुद सक्षम हैं। वहीं कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिबिंब बनी हुई हैं। नमस्कार, मैं प्रिया बंसल अपने शो शी मैटर्स पर आपका स्वागत करती हूं। आइए आज हम आपको ऐसी ही महिला की कहानी बताने जा रहे हैं जो घोड़े पर सवार होती हैं, लड़ती हैं, अपने हक की मांग करती हैं। आइए उनका क्या कहना है आपको बताते हैं। उनका जन्म केरल के बड़े जिम्मेदार परिवार में हुआ था, जिसमें कि वो परिवार एक जमींदार थे। घर में दर्जनों नौकर चाकर, ठाट बाट सब कुछ था। लेकिन मेरे पिताजी मैथ्यू पल्लाटू गांधी बाबा के शिष्य थे। उनमें जमींदारों वालों कोई भी ठसक नहीं थी। आजादी के आंदोलन में पिताजी कभी जेल जाते थे तो कभी लाठियां खाकर लहूलुहान होकर घर लौटते थे। मैं तब काफी छोटी थी, ज्यादा समझ नहीं थी तो, लेकिन इतना जरूर सोचती थी कि मेरे पिताजी एक अच्छे आदमी हैं। गांव में उनकी इतनी इज्जत है, फिर भला उन्हें लाठियां कौन मारता है और कौन उन्हें जेल में डाल देता है। इन्हीं दिनों पिताजी ने मुझे गांधी बाबा की कहानी सुनाई। कोई फकीर जैसा आदमी है जो एक धोती में घूमता है और देश के लिए जीता मरता है। मुझे लग गया था कि गांधी बाबा भी मेरे पिता जैसे ही होंगे। मेरा जन्म क्रिश्चियन फैमिली में हुआ था, लेकिन ईसा मसीह से पहले मुझे गांधी जी की कहानी सुनाई गई थी। इन कहानियों का असर मेरे ऊपर ऐसा हुआ कि एक जमींदार की बेटी होते हुए भी मैं आज आदिवासी गांव में रहती हूँ। बीते 65 सालों में मुल्जिमों के लिए काम करती हूँ। ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ जुल्म से टकराती हूँ। मेरे पिता अंग्रेजों की लाठियां खाकर लहूलुहान होकर घर लौटते थे। कई बार मेरी भी ऐसी ही पिटाई हुई है। आदिवासियों के लिए काम करते हुए कई दुश्मन भी बने, लेकिन 83 साल की उम्र में भी मेरा सफर जारी है। आज भी मुझे पापा की सुनाई गांधी बाबा की कहानियां बिल्कुल याद हैं। ये कहना है मशहूर समाज सेवी दयाबाई का। दयाबाई का जन्म मर्सी मैथ्यू के रूप में केरल के एक अमीर खानदान में हुआ था, लेकिन लोगों की सेवा के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। अपना नाम भी आदिवासी महिलाओं की तरह दयाबाई रख लिया। वो बताती हैं कि पिताजी ने उनके कहते हैं कि झांसी की रानी जैसी बनो फिर घोड़ा ला कर दूंगा। मैं तीसरी क्लास में थी तब मैंने झांसी वाली रानी की कहानी पढ़ी थी। एक जाबाज रानी की जो पीठ से अपने बेटे को बांधे घोड़े पर सवार होकर अंग्रेजों से युद्ध लड़ती थी। वो पाठ और रानी लक्ष्मीबाई मन में बैठ गई थी। मैंने पापा को इस बारे में बताया और कहा कि मुझे भी एक घोड़ा चाहिए। तब पापा ने कहा कि पहले झांसी वाली रानी की तरह बन जाओ, तब मैं तुम्हें घोड़ा लाकर जरूर दूंगा। सालों बाद आज मैं आदिवासी इलाके में घोड़े पर ही सफर करती हूँ। जहां कभी भी आदिवासी महिलाओं बच्चों पर जुल्म होते हैं, पहुंचकर उनकी मदद करती हूँ। सोचती हूँ कि काश आज मेरे पिताजी जिंदा होते तो मुझे घोड़े पर बैठकर लोगों के लिए लड़ते देख कितना खुश होते। घर वालों को मेरी समाज सेवा से इच्छा के बारे में बचपन से ही पता था। 17 साल की उम्र में मैंने घर छोड़कर नन बनने का फैसला किया था तो कोई खास विरोध नहीं हुआ था। मैं केरल से आकर बिहार के आदिवासी इलाके में काम करने लगी थी। 1-2 साल में मैं वहां से निकल गई। मुझे मुश्किल काम करना था। मैं घर से नहीं लौटना चाहती थी वापस। ऐसे में मैं आदिवासी स्कूल में पढ़ाने लगी। बिहार में काम करने के दौरान ही मैंने नर्सिंग और होमियो की पढ़ाई शुरू कर दी। पढ़ाई खत्म होने के बाद से ही कुछ वक्त के लिए अपने घर केरल गई। तभी मालूम चला कि बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना लोगों को परेशान कर रही है। लाखों लोग भागकर इंडिया आ रहे हैं। ऐसे में उन शरणार्थियों की मदद करने बंगाल चली गई। कोलकाता जाने के लिए मैं ट्रेन में बैठी तो पूरा डिब्बा खाली रहा था। युद्ध के डर से कोई भी इधर उधर जाना नहीं चाहता था। टीटी ने भी मुझे घर लौटने को कहा। मना करने पर उसने कहा कि दरवाजा बंद कर लो अंदर से और बैठी रहो। इस दौरान मैंने अपनी जिंदगी का एक अहम फैसला किया। ट्रेन में बैठे बैठे मैंने चाकू से अपने बाल काट दिए। मैं महिला होने के सामाजिक दबाव से मुक्ति चाहती थी। वहीं जब मैं कोलकाता पहुंची तो आजाद महसूस कर रही थी। मैंने काफी वक्त तक शरणार्थियों के साथ काम भी किया। युद्ध रुकने के बाद मैं बांग्लादेश भी गई। पाकिस्तान के जुल्म से घायल बंगालियों की मदद भी करी। वहीं मैं लगभग 1.5 साल तक वहां पर रही। 1975 के आसपास हरियाणा और दिल्ली में यमुना की बाढ़ आई थी। मैंने इस दौरान भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए काम शुरू किया। मुंबई के स्लम एरिया में भी काम कर चुकी हूँ। फिर 45 साल पहले छिंदवाड़ा आई। यहाँ के गौड़ इलाके के लोगों की दुश्चर्या देखी तो फिर यहीं होकर रह गई। 5 दशकों से मैं इन्हीं लोगों के लिए काम कर रही हूँ और इन्हीं के बीच में रहती हूँ। यह स्कूल भी मैंने खोला। माटी, ईंट और कच्चा पक्का मकान बनाकर रहती हूँ। घोड़ा रखती हूँ और झांसी की रानी की तरह शान से अपनी सवारी भी करती हूँ। जब मैंने छिंदवाड़ा आकर आदिवासियों के लिए काम करना शुरू किया तो इलाके में कई रसूखदार मेरे दुश्मन भी बन गए। वो आकर कहते तो इन लोगों को पढ़ा देगी तो हमारा काम कौन करेगा। 20 साल पहले तो एक बार गांव में मेरे ऊपर लाठी डंडों से हमला भी हुआ था। दबंगों ने घर पर हमला बोल दिया। मेरी घंटों पिटाई भी करी। मेरे अंग में लाठी घुसेड़ने की कोशिश भी करी। मैं कई दिनों
दिनों तक अस्पताल में पड़ी रही। उठकर आई तो पुलिस में कंप्लेंट लिखवाया और फिर अपने काम में वापस जुट गई। उम्र के इस पड़ाव पर भी मुझे गांधी बाबा की कहानियां याद हैं। मैंने हार मानना नहीं सीखा है। मेरी उम्र 83 साल है। कुछ महीने पहले ही मैंने केरल के एंडोसल्फान कीटनाशक से पीड़ित लोगों के हक में आंदोलन शुरू किया है। इस कीटनाशक की वजह से कई पीड़ियां दिव्यांग पैदा हो रही हैं। उनके लिए 19 दिनों तक मैं भूख हड़ताल पर भी बैठी रही। पुलिस वालों ने मुझे जबरदस्ती अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया, लेकिन मैं जल्दी ही उस समय को खत्म करूंगी। वहीं कुछ साल पहले मालूम पड़ा कि बॉलीवुड में कुछ लोग मेरी कहानी पर फिल्म बनाना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि किसी के काम से मुझे भला क्या ही दिक्कत होगी। सुनती हूँ कि फिल्म इसी साल रिलीज भी होने वाली है। अब हम और आप दोनों इस जाबाज महिला की फिल्म देखना जरूर पसंद करेंगे और साथ ही हम आशा करते हैं कि ऐसी महिलाएं और भी हमारे देश में हो जो अपनी लड़ाई के साथ साथ दूसरों की लड़ाई में भी साथ दे, देश में हो रहे जुल्मों के लिए आवाज उठाएं। ऐसी महिलाओं को हम सलाम करते हैं। ऐसी और भी स्टोरीज, महिलाओं और लड़कियों के साथ बीती आप बीती की कहानी, महिलाओं के आसमान छूने, कुछ नया करने की कहानी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।